संध्या का समय था। रवि की माँ कुर्सी पर बैठी हाथ में एक फ़ोटो लिए उलट पुलट के देख रही थी। रवि का रिश्ता अररिया से आया था और यह फ़ोटो उसी लड़की की थी। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन लड़की थोड़ी सी मोटी है। तभी रवि की बहन सीमा रूम से बाहर आती हुई बोली, आपको दिख रहा है कुछ? पहले अपना चश्मा तो लगा लीजिए। चश्मा लगाती हुई सीमा बोली, अब बताइए मेरी होने वाली भाभी कैसी हैं? अरे ये तो बहुत सुंदर हैं। रवि के पिता मजाक करते हुए बोले, चलो 3 आँख से कम सुंदर तो लगी। इतना कहते ही सब लोग ठहाका मार के हंसने लगे। रवि की माँ नाराज़गी जताती हुई बोली, उड़ा लीजिए जितना मजाक उड़ाना है, उड़ा लीजिए। अरे भाई, अब तो मान भी लो कि तुम बूढ़ी हो गई। कौन कहेगा मुझे बूढ़ा? मैं तो अभी भी एक और शादी कर सकता हूँ। हाँ हाँ, बेटे को रहने दीजिए, पहले आप ही शादी करके ले आइए मेरे सौतन को। कहती हुई रवि की माँ गुस्से से अपने रूम में चली गई। क्या पापा, आप भी ना कर दिए ना माँ को नाराज? जाइए अब आप ही मनाइए। रवि के पापा मुस्कुराते हुए, बेटी तुम्हारी माँ तो छुई मुई पौधे की तरह है, पल भर में खुश हो जाती है और पल भर में नाराज। बेटी अब तो तुम्हारी माँ को मनाते मनाते इसमें महारत हासिल हो गया है। अब जब तक दिन में एक बार थोड़ी सी नोक झोंक ना हो जाए तो मन ही नहीं लगता है। कहते हुए चले गए रवि के माँ को मनाने। रवि की माँ मुंह फुलाई अपने कमरे में बैठी थी। रवि के पिताजी प्यार से रवि की माँ के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए, अरे भाग्यवान, मैं तो मजाक कर रहा था। भला इस उम्र में मुझसे शादी कौन करेगी? और जिसके पास तुम्हारी जैसी सुंदर, सुशील, रूपवान, गुणवती पत्नी हो तो उसे दूसरी शादी करने की आवश्यकता ही क्या है? रवि की माँ शर्माती हुई, बस रहने दीजिए, ज़्यादा मस्का मत लगाइए। अरे मस्का नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारी जैसी है किसी की पत्नी पूरे गांव में। बस रहने दीजिए, आपसे भी कोई जी सकता है क्या? कब निकल रहे हैं लड़की देखने? सोच रहा हूँ कल दिन भी सोमवार है, सुबह में निकलेंगे तो शाम तक घर भी वापस आ जाएंगे। अरे वाह, मेरा सिल्क वाला शर्ट साफ है ना? हाँ, वह तो शायद सीमा बेटी साफ की थी। चंद्रकांत बाबू रूम से ही जोर से आवाज़ लगाते हुए, बेटी सीमा, मेरा सिल्क वाला शर्ट साफ कर प्रेस भी कर देना, कल ही लड़की देखने जाना है। साफ है पिताजी, बस प्रेस करना बाकी है। मैं थोड़ा गांव में 2-4 लोगों को कल चलने के लिए बोलकर आता हूँ। हाँ जाइए, थोड़ा जानकार लोगों के साथ ले लीजिएगा। उन लोगों के परिवार के बारे में सही से पता कर लीजिएगा। लड़की को थोड़ा चला बुलाकर देख लीजिएगा, परिवार सज्जन है या नहीं। बगल के गांव में भी 2-4 लोगों से पूछ लीजिएगा, खुद ब खुद पता चल जाएगा। अरे हाँ भाई, सब पता कर लेंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए जो अभी राघव बाबू के साथ हो रहा है। उसकी बहू अब अपने त्रिया चरित्र दिखाने लगी है। दिखाए भी क्यों ना, बड़े घर की बेटी जो ठहरी। कहती है मेरे पिताजी इतना रुपया जो दिए हैं मुझे काम करने के लिए। बेचारी गौरव की माँ घर के सारे काम वही करती है और बहू सुबह उठकर जो आईने के पास बैठती है बस अपना मुंह ही निहारती रहती है। मुंह निहारने से फुर्सत मिले तब ना कोई काम करे। बेचारी गौरव की माँ करे भी तो क्या करे, बहू को कुछ कह भी नहीं सकती। बीच में ही रवि के पिताजी बोले, बात भी तो सही है, राघव भाई को बहू नहीं दहेज चाहिए था। उन्होंने तो अपना बेटे की शादी दहेज से की है, अब उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। हाँ जी, आप सही बोले। वह जो एक रिश्ता आया था बगल के गांव से, बेचारी कितनी सुशील थी। बेचारी के पिता नहीं थे। वहाँ तो दहेज कम मिलने के कारण शादी नहीं हुआ और यहाँ तो बैग भर भर के रुपया मिला दहेज में। अब जब दहेज से ही शादी किया तो बहू से काम की उम्मीद करना ही बेकार। देखिए जी, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन बहू सुशील होनी चाहिए और परिवार भी सज्जन हो। सुने तो हैं कि भानु बाबू का परिवार बहुत सज्जन है और बेटी भी ग्रेजुएशन कर रही है। अब तो जाने के बाद ही पूरी जानकारी होगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा गांव में कुछ लोगों को कह के आता हूँ। कहते हुए
चंद्रकांत बाबू गांव की ओर चल दिए। थोड़ी देर बाद रवि भी घर आ गया। सीमा, मेरी प्यारी बहनिया, एक गिलास पानी पिला दो। सीमा पानी का गिलास रवि को पकड़ाती हुई बोली, भैया एक बात जानते हैं, जब तक तुम बताओगी नहीं तो मैं कैसे जान पाऊंगा। आप जरा सोचिए तो, क्या बात हो सकता है। अब ज़्यादा गोल गोल मत घुमाओ, बात क्या है बताओ। आप हार गए ना, नहीं पता कर पाए। रवि छेड़ते हुए सीमा को, तुम्हारा रिश्ता आया होगा। और क्या। सीमा शर्माती हुई, भैया आप भी ना। फिर दोनों हंसने लगे। मेरी नहीं, ये तो आपका रिश्ता आया है। कहाँ से आया है? वो भैया अररिया से। या देखिए मेरी होने वाली भाभी की फ़ोटो, घर में सबको पसंद है। दूसरी वाली फ़ोटो देती हुई, जो सीमा की एक सहेली की फ़ोटो थी और वह देखने में बहुत ही सांवली थी। रवि फ़ोटो देखने के बाद सीमा से बनावटी गुस्से से, कौन सी आँख से देखी हो जो सबको पसंद आ गया। देखो ना भैया कितनी सुंदर है। सीमा चिढ़ाती हुई, बड़ी बड़ी आँखें हैं, मोटी मोटी नाक, और बस बस रहने दे, बहुत तारीफ कर ली, कहता हुआ गुस्से से अपने रूम की ओर जा ही रहा था कि तभी सीमा दूसरी वाली फ़ोटो रवि की ओर बढ़ाती हुई, और यह वाली कैसी है। रवि सीमा से श्वेता की फ़ोटो लेकर देखने लगा। वाकई लड़की बहुत सुंदर थी। अब रवि सीमा को घूरे जा रहा था और सीमा रवि को मुस्कुराती हुई देख रही थी। अब रवि बनावटी गुस्से से सीमा को मारने दौड़ा। रुक बंदरिया, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। सीमा माँ के पास भगी। माँ माँ बचाओ मुझे, भैया मार रहे हैं। अरे क्या हो गया, तुम लोगों को अभी भी बच्चों की तरह लड़ रहे हो। देखो ना माँ, भैया मुझे मार रहे हैं। ज़रूर तुम भी कोई शरारत की होगी। सीमा माँ के पीछे छुप जाती है, फिर पीछे से रवि को मुंह बनाकर चिढ़ाती है। वैसे रवि अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और सीमा की ये बचकानी हरकत और भी अच्छा लगता था। रवि हमेशा अपनी बहन को खुश देखना चाहता है। बेटा रवि, तुमने वह फ़ोटो देखा, लड़की कैसी है? माँ देखने में तो ठीक है, कितनी पढ़ी लिखी है। सीमा बीच में ही बोल पड़ी, भैया भाभी अररिया कॉलेज अररिया से ग्रेजुएशन कर रही है। रवि हंसते हुए, अरे पगली अभी रिश्ता ही आया है, शादी नहीं हुई। सीमा उतावलेपन में, हाँ तो शादी भी हो जाएगी। मुझे तो भाभी बहुत पसंद है और मैं तो उसे भाभी ही कहूँगी। रवि की माँ हंसती हुई बोली, तुम्हारा जो जी चाहे वही बोलो, तुमको कोई रोक सकता है क्या। अब जाओ शाम दिखा दो। सीमा मुस्कुराती हुई शाम दिखाने चली गई। बेटा कल ही तुम्हारे पिताजी लड़की देखने अररिया जा रहे हैं। माँ, पिताजी के साथ और कौन कौन जा रहे हैं? पता नहीं बेटा, बोले तो हैं कि गांव से 2-4 लोगों को और साथ ले लेंगे। नाम तो नहीं बताए हैं कौन कौन जा रहे हैं। माँ, मंजू का पति गढ़बनेली वाला भी जा रहे हैं ना? हाँ सीमा, उसे कॉल कर बता दी है, सुबह 9 बजे के लगभग वो भी आ जाएंगे। माँ, पिताजी को कहना ठीक से देख लेंगे परिवार ठीक है कि नहीं, नहीं तो बाद में गौरव की पत्नी जैसा ना हो जाए। वैसे तो उन लोगों से मैं 1-2 बार मामा जी के यहाँ शादी में मिली हैं। बेटा मैं तो कह दी हूँ ठीक से पता करने के लिए, अगल बगल से भी पता करने। सुने तो हैं उसका परिवार बहुत सज्जन है, लड़की भी सुशील है, तुम्हारी मामी की दूर की रिश्तेदार है। उन लोगों का उनके यहाँ आना जाना लगा रहता है, इसलिए अच्छी तरह से पूरा परिवार को जानती है। बाकी तो जाने के बाद ही पता चलेगा, अपना आँख से देखने के बाद सब क्लियर हो पाएगा। मैं तो कहती हूँ कि बेटा तू भी साथ चला जा, अपने से देख लेगा तो और भी अच्छा रहेगा। तुम्हारी मामी तो कह रही थी कि रवि को भी साथ भेज दीजिएगा। नहीं नहीं माँ, जब पिताजी और मंजू का पति राजेश जी जा ही रहे हैं तो फिर मेरी जाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारी मर्जी। सीमा बगल से शाम दिखाती हुई गुजर रही थी। दोनों की बात सुनती हुई बोली, भैया का तो जाने का खूब मन है, लेकिन बेचारे शर्म से नहीं कुछ बोल पा रहे हैं। रवि बनावटी गुस्से से, यह बंदरिया कभी नहीं सुधरेगी। माँ, लगता है अब सीमा की भी शादी कर मंजू की तरह जल्दी ससुराल भगाना पड़ेगा। सीमा गुस्से में, नहीं करनी मुझे शादी, शादी वादी देखता हूँ मुझे कौन भगाता है। रवि की माँ सीमा से, बेटी तो पराई धन होती है, एक ना एक दिन पिता का घर छोड़कर पिया के घर जाना ही पड़ता है।
सीमा पैर पटकती हुई, मुझे नहीं जाना है कहीं। ठीक है पगली, तुम कहीं मत जाना, तू हमेशा यहीं मेरे पास ही रहना, कौन तुम्हें भगा रहा है, कहते हुए रवि की माँ खाना पीना बनाने चली गई। रात हो गया था। रवि के पिताजी भी घर आ गए। सबने साथ खाना खाए और सोने चले गए। सुबह सीमा जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाई। नाश्ता के टाइम तक मंजू का पति राजेश भी पहुंच गया था। फिर सबने मिलकर नाश्ता किया और निकलने ही वाले थे कि तभी रवि ने राजेश को साइड में बुला के कहा कि सब लोग तो बुजुर्ग ही जा रहे हैं, इसलिए अब आपकी ही जिम्मेदारी है कि ठीक से देख लीजिएगा, कहीं अच्छा खाना पीना देख कर फिसल नहीं जाइएगा। भैया जी आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे टहला बुला के यदि ज़रूरत पड़ी तो दौड़ा के भी देख लेंगे। रवि हंसता हुआ, बस बस उसकी आवश्यकता नहीं है, अब आप जा ही रहे हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं है। ठीक है अब निकलिए, नहीं तो आप यहीं छूट जाएंगे। दोनों फिर से हंसने लगे। सब लोग गाड़ी में बैठे और निकल दिए लड़की देखने अररिया। जैसे ही गाड़ी भानु बाबू के दरवाजे पर पहुंची, भानु बाबू दरवाजे पर ही बैठे हुए थे। सबका अभिनंदन किए। फिर सब लोग गाड़ी से उतर के हाथ मुंह धोए और अपना अपना कुर्सी पकड़कर बैठ गए। और कहिए चंद्रकांत बाबू, आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? नहीं नहीं भानु बाबू, कोई तकलीफ़ नहीं हुई। थोड़ी देर बातचीत चलने के बाद नाश्ता भी आ गया। फिर सब लोगों ने नाश्ता किया, चाय पिया। अब बारी आ गया लड़की देखने की। भानु बाबू घर के अंदर गए। श्वेता की माँ को कुछ समझाकर वापस आ गए। थोड़ी ही देर में श्वेता सहेलियों के साथ पान की सुपारी की एक ट्रे ले हुई सर को झुकाए भारतीय नारी की तरह छोटी छोटी कदमों को आगे बढ़ाती हुई सब लोगों के बीच में आई। आने के साथ श्वेता ने सबको प्रणाम किया, फिर बगल में खड़ी हो गई। चंद्रकांत बाबू बैठने का इशारा किए तो श्वेता भी बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। फिर कुछ नॉर्मल सवाल जवाब श्वेता से किया गया। श्वेता भी बड़ी हिम्मत से सबका जवाब दे रही थी। अंदर से तो बहुत डरी हुई थी, फिर भी हिम्मत बनाए रखी। कुछ देर बाद भानु बाबू के इशारा करने पर श्वेता सबको पुनः प्रणाम करती हुई वापस चली गई। थोड़ी देर ऐसे ही बातचीत चलता रहा, तब तक खाना भी बन गया था। सबने खाना खाए। हाथ मुंह धोने के बाद सबने पान सुपारी खाए। कुछ लोग सौंफ इलायची खाए। फिर थोड़ी देर आराम करने लगे। चंद्रकांत बाबू पान चबाते हुए, भानु बाबू बिटिया तो हमें बहुत अच्छी लगी, और आप लोग रवि को तो देखे ही हैं, यदि इच्छा हो तो दोबारा भी देख सकते हैं। वैसे भी हम लोग पुराने रिश्तेदार तो ही हैं। क्या बात कर रहे हैं चंद्रकांत बाबू, रवि बाबू को तो बहुत बार देखे हैं और श्वेता की माँ भी अच्छी तरह से जानती है। बाकी हम लोगों का आना जाना तो लगा ही रहेगा। अब आप लोग बताइए कि मेरी बेटी कैसी लगी। यदि रवि बाबू को देखना चाहें तो देख सकते हैं। अरे नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम लोग देख लिए तो क्या हो गया। अब इतना आगे ज़माना नहीं चला गया है कि लड़का लड़की खुद पसंद करने लगे। हम लोगों के मरने के बाद भले ही वो कुछ भी करें, मजाकिया लहजे में हम लोगों के रहते हुए लड़का लड़की खुद देखकर शादी विवाह करें, इतना भी खराब समय नहीं आ गया। इतना सुनते ही सब लोग ठहाका मार के हंसने लगे। ठीक है चंद्रकांत बाबू, जब लड़का लड़की दोनों पक्ष को पसंद है ही तो बात फाइनल भी कर लिया जाए। हाँ बिल्कुल, बात पक्की हो जाए तो और अच्छी बात है। आप ही बताइए चंद्रकांत बाबू, क्या लेंगे? भाई आप तो लड़के वाले हैं और हम तो ठहरे लड़की वाले, हमसे जितना बन सकेगा ज़रूर करेंगे। चंद्रकांत बाबू कुछ सोचते हुए, भानु बाबू मेरा बेटा शिक्षक है, इसलिए दहेज तो लेंगे ही। चंद्रकांत बाबू के मुंह से दहेज लेने की बात सुनकर भानु बाबू मन में सोचने लगे कि इन्होंने तो अपनी बेटी की शादी में अच्छी खासी दहेज दिए थे। बेटा शिक्षक भी है, पता नहीं कितना मांग करेगा। उधर दरवाजे के पीछे से चुपके से सुन रही श्वेता की माँ भी बहुत घबराई हुई थी। वह भी सोच रही थी कि कितना मांग कर देंगे, पता नहीं दे पाएंगे कि नहीं। लड़का अच्छा है, परिवार भी अच्छा है और जाना पहचाना भी है। कहीं ज़्यादा दहेज मांग लिए और हम लोग नहीं दे पाए तो इतना अच्छा रिश्ता भी हाथ से चला जाएगा।
फिर बहुत ढूंढना पड़ेगा अच्छा रिश्ता। ऐसे ही दोनों पति पत्नी के मन में बहुत सारी निराशावाद सोच रहे थे। चाहे जो भी हो, ज़मीन ही क्यों ना बेचना पड़े, बेच देंगे, लेकिन बिटिया की शादी ज़रूर करेंगे। तभी चंद्रकांत बाबू बोल पड़े, भानु बाबू, हमें आपसे दहेज में आपकी सबसे कीमती वस्तु चाहिए। भानु बाबू सुनते ही अब उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था, कौन सी कीमती वस्तु चाहिए। भानु बाबू सुनते ही अब उसके मुंह से आवाज़ निकल रहा था कि कौन सी कीमती वस्तु चाहिए। श्वेता की माँ भी मन में सोच रही है कि बहुत बड़ा दहेज लोभी है, बेटे को एक सरकारी नौकरी क्या हो गया, जो जी में आए मांग लिया। दहेज में ये भी नहीं सोचता है कि चाहे बेटी वाले बिक ही क्यों ना जाएं। हम तो बहुत अच्छा समझ रहे थे इन लोगों को, परिवार को, पर यह सब भी दहेज की सबकी तरह दहेज के लोभी निकले। पता नहीं अब कितना मांगेंगे और कौन सी कीमती वस्तु चाहिए। दोनों पति पत्नी के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी कि तभी चंद्रकांत बाबू बोले, भानु बाबू, हमें दहेज के रूप में आपकी बेटी चाहिए। भानु बाबू चंद्रकांत बाबू का मुंह आश्चर्य से देख रहे थे। हाँ भानु बाबू, हमें दहेज नहीं दुल्हन चाहिए। इतना सुनते ही भानु बाबू की आंखें नम हो गई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, चंद्रकांत बाबू, आप महान हैं। जितना आपके बारे में सुने थे, आप उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं। आप इंसान के रूप में फरिश्ता है, वरना आज के इस दहेज लोभी के ज़माने में आप जैसा इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल है। अरे नहीं नहीं भानु बाबू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी एक इंसान ही हूँ। मैं जानता हूँ बेटी की विवाह में कितनी परेशानी होती है, और मेरा मानना है कि आजकल बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं। एक तो आप बेटी भी दे रहे हैं, ऊपर से दहेज। मैं इस दहेज लोभी समाज में कुछ नया बदलाव लाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे दहेज के रूप में दुल्हन चाहिए। अरे बहू तो साक्षात लक्ष्मी के रूप में होती है। एक लक्ष्मी तो ले ही जा रहे हैं, तो दूसरी लक्ष्मी की क्या आवश्यकता। महान है चंद्रकांत बाबू आप, और आपकी महान सोच। सत सत नमन करता हूँ आपके इस महान सोच को। और एक वादा भी आपसे करता हूँ कि मैं जब भी अपने बेटे की शादी करूँगा तो बिना दहेज के ही। बगल में बैठा राजेश जी, चंद्रकांत जी का दामाद, सर झुकाए सबकी बात चुपचाप सुन रहा था, क्योंकि इनके पिता भी दहेज में अच्छी खासी रकम वसूल किए थे और शादी के बाद तक कुछ ना कुछ लेते ही रहे हैं। दोनों के समधी बनने पर खूब तालियां बजाए और दोनों को खूब बधाइयां मिली। चंद्रकांत बाबू के उदार हृदय का सबने खूब प्रशंसा किए। तब तक श्वेता की माँ एक बर्तन में रंग लिए हुए आई और श्वेता के पिताजी के हाथ में दिए। चंद्रकांत बाबू, अब तो हम लोग समधी बनने वाले हैं, तो इस खुशी पर थोड़ा रंग लगाया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, इस खुशी पे रंग तो बनता ही है। फिर सबने एक दूसरे को रंग लगाए। दोनों संधी गले मिले। अब घर जाने का समय आ गया। बाबू, अब चलने की आज्ञा दीजिए, शाम भी होने वाली है। मैं कहता हूँ कि आज रह ही जाते तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। आप पंडित जी से मिलकर दिन बता दीजिएगा शादी का, जो आपको अच्छा लगे।